welcome back. Today we are going to start our chapter next part. As you know very well, लास्ट में हम कहाँ तक डेवलप कर चुके थे, कहाँ तक हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ तक. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन मीन्स एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. अब नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, हम सब जानते थे कि अब तक हम देख रहे हैं बैक प्रॉब्लम्स मीन्स पॉवर्टी है, देश डिवाइडेड हो चुका है, उसके साथ साथ ना एजुकेशन तक एक्सेस है, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, अब इसी कंडीशन को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे मतलब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक ऑर्डर में लाया जाएगा. तो हम सब जानते हैं कि बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 49 तक, ठीक है, इसी बीच क्या था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था. और उसमें 300 इंडियंस थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. उसमें एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स, मतलब एक मीटिंग नहीं हुई थी, कोई बहुत सारी मीटिंग हुई थी. एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई और उसी में हमारे कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड किया गया. द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो ये 300 मेंबर्स की जो मीटिंग होती थी ना, उसको नेम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. वो न्यू दिल्ली में मीटिंग्स होती थी इनकी, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ना सिर्फ क्या है दिल्ली से, बल्कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया से पीपल्स आते थे. और उसके साथ साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से भी आते थे. और उसके साथ साथ क्या है, डिस्कशंस होते थे. और डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकल कर आया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया गया, जिसको क्या बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कब हुआ, ये तैयार तो बनकर रेडी हो गया था बेटा नवंबर 49 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को. इसीलिए हमारा रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था. इस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इसके फीचर्स क्या क्या थे. तो इसके फीचर्स की बात करते तो इसमें क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया था. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है बेटा राइट टू वोट. तो ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 मीन्स इंडिया के चाहे कोई भी पीपल था, 21 एज जो कंप्लीट कर चुके थे, उनको स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में वोट टू राइट दे दिया गया था. ठीक है, मीन्स वोटिंग राइट उनको मिल गया था. और ये क्या था, एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था. क्यों था, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जैसे जिसमें क्या है, पहले ये क्या था, पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर था. लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तो एकदम से इसने क्या है, पूरी की पूरी कंट्री के लोगों को, इंडियंस को वोटिंग राइट दे दिया था. इसलिए रिवॉल्यूशनरी स्टेप था. क्योंकि और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया था. उन्होंने अलग अलग स्टेप वाइज, या फिर ये बोल सकते हैं कई पार्ट्स में वोटिंग राइट दिया था. जैसे हम दो बड़े पावर्स की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इन्होंने क्या था, इन्होंने अलग अलग स्टेजेज में वोटिंग राइट दिया था. जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्टली क्या था, फर्स्टली सिर्फ जो मैन ऑफ प्रोस्पेरिटी मीन्स जो क्या थे, जो प्रोस्पेरिट मतलब जो अमीर लोग थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया था. उसके बाद क्या, धीरे धीरे करके इन्होंने उन्हीं मेंस में क्या था, एजुकेटेड पर्सनस को ऐड कर लिया. मतलब पहले सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया. जो अमीर लोग थे, प्रोस्पेरिटी थी, जिनकी जान पहचान थी, उनको दिया. फिर एजुकेटेड को दिया. फिर वर्किंग क्लास को दिया, मीन्स जो वर्क करते थे, जो किसी न किसी काम में इंगेज थे, उनको वोटिंग राइट दिया था. जो काम नहीं करते थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया था. मतलब ऐसा एक वोट के लिए एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल देखने को मिला. और बाद में क्या है, एक बिटर मतलब बहुत बुरे स्ट्रगल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वीमेंस को वोटिंग राइट मिल पाया था. अगर हम दूसरी तरह बात करते हैं तो इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ, उसने सभी को वोटिंग राइट दे दिया था. चाहे वो कि मेल थे, फीमेल थे, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करते थे, चाहे लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, चाहे वो एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड थे, कैसे भी थे. बस क्या था, जो भी पर्सन 21 की एज को कंप्लीट कर चुका है, वो वोट दे सकता है, उसके वोट की वैल्यू मानी जाएगी. अब सेकंड फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो था हमारा इक्वालिटी. ये सबसे मेन था, मीन्स सभी को इक्वल माना गया. जो हमारे लॉ बनाए गए उसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल रखा गया. उनकी किसी भी टाइप की क्या है डिफरेंसेस नहीं किए गए. उनकी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर दूसरी उनके बैकग्राउंड को लेकर, किसी भी तरह को लेकर कोई डिफरेंस नहीं रखा गया. सभी को इक्वल रखा गया. सिर्फ एक ही पहचान रखी गई पूरी इंडिया के लोगों की, कि दे आर इंडियंस.
देर आर सम इंडियंस हु विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियाज। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम हो वो हिंदू आइडियाज पर हो, और इंडिया इटसेल्फ भी रन ए हिंदू स्टेट, और इंडिया को भी एक हिंदू स्टेट बनाकर चलाया जाए। दे पॉइंटेड दैट द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया कि कंट्री ने क्या है जो मुस्लिम्स है, जैसे पाकिस्तानी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग जो कंट्री है वो बना लिया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंट्री चल रहा था। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने क्या किया था बेटा, चाहे कोई क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी थी, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, सभी को क्या किया गया, सभी को इक्वल माना गया। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनका एक ओपिनियन था इंडिया में कि किसी भी तरह का कोई हिंदू पाकिस्तान नहीं माना जाएगा, सभी क्या इक्वल माने जाएंगे। बिसाइड मुस्लिम इंडिया ऑल्सो ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख। ऐसा नहीं था कि इंडिया में, देखो ये कह तो रहे हैं कि हिंदू आइडियाज के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाए, तो इंडिया को एक हिंदू स्टेट माना जाए। लेकिन बात यहाँ थी कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स की बात नहीं थी बेटा, इंडिया के अंदर सिख भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, और पारसी भी रहते थे, जैनीज भी रहते थे। मीन्स सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग ये बोल सकते रिलीजन्स को बिलोंग करते थे। तो मीन्स फिर तो प्रॉब्लम ये भी आती कि अकेले मुस्लिम्स को ही हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो साथ में सिख, क्रिश्चियन, पारसी और जैनी हैं, ये भी नेगलेक्ट होंगे, तो प्रॉब्लम आनी ही थी। इसीलिए सभी को क्या है, नए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल माना गया, सभी को हिंदूज के बराबर राइट दिए गए, सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज, जब वो जॉब करेंगे या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो क्या होंगे, सभी इक्वल माने जाएंगे, और सबके राइट लॉ के सामने भी इक्वल ही माने जाएंगे। उसके बाद थर्ड फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशल प्रिविलेजेज। प्रिविलेजेज मतलब स्पेशल राइट दिए जाना या स्पेशल अधिकार दिए जाना। अब ये क्या थे, ये किस वजह से दिए गए थे, उनको एक बार देखते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब थर्ड स्टेप क्या लिया गया कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको बिल्कुल क्या माना गया कि इसको बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया। जो हिंदू टेम्पल्स थे वो सभी के लिए ओपन कर दिए गए, और जो पहले किसके लिए सिर्फ हायर कास्ट के लिए हुआ करते थे, अब वो सभी के लिए ओपन कर दिए गए। एंड थ्रोन अपॉन ऑल, और वो सभी के लिए क्या है, खोले गए, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। जो अनटचेबल्स थे उनको क्या है, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एक लॉन्ग डिबेट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसकी रिकमेंडेशन की गई कि कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए, इन अनटचेबल्स के लिए। जो लेजिस्लेचर असेंबली है उसमें कुछ जो लोगों को इसमें सीट रिजर्व की जानी, ताकि वो भी क्या है, वो भी आगे बढ़ पाएँ, वो भी ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि जो हरिजन कैंडिडेट्स थे वो उनके पास ज़्यादा ग्रेड नहीं होते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऐसे नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए क्या है, उनको कुछ परसेंटेज दी गई, ताकि वो क्या है, उनको वो मिले, राइट मिले, और उनको वो भी कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बन सके। उसके बाद जो आदिवासी थे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनको भी कुछ रिजर्वेशन सीट जॉब्स के लिए और सीटों में कुछ रिजर्वेशन दी गई। उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट को भी दी गई, ताकि क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि पहले क्या था, जो हाई क्लास होते थे, लोग होते थे, वही पढ़े लिखे होते थे, तो ज़्यादातर सर्विसेज वगैरह में वही होते थे। जो आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ये नहीं होते थे, इसीलिए इनको कुछ क्या है, ये बोल सकते हैं कि इनको ऊपर उठाने के लिए और इनको भी बराबर के राइट दिलाने के लिए इनको कुछ परसेंटेज छूट दी गई। और ट्राइबल हैज़ बिन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, और इनको भी क्या है, मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन तक एक्सेस करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि जो बेटा जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, ये पहले क्या है, इनकी लैंड और इनके ये फॉरेस्ट वगैरह से ये अपना काम चलाते थे, लेकिन वो भी क्या है, वो भी ले ली गई थी, जिस वजह से ये बिल्कुल क्या हो गए थे, लैंडलेस हो गए थे। इसीलिए इनको न्यू प्रिविलेजेस दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड मैनी डे डिस्कसिंग द पावर ऑफ, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक और काम करना था बेटा कि पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे उसको बांटा जाए। क्योंकि देखो सिंपल सी थिंग थी बेटा, अगर अकेले सेंट्रल को देते तो सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल हो जाती, स्टेट को दे देते तो स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो जाती। तो इसीलिए क्या है, पहले बहुत दिन तक मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुआ, और उसके बाद इनको क्या है, इनकी
ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी गई ताकि ये अपने अपने एरियाज़ में डिसीजन लेने के लिए फ्री रहें और अपने अपने एरियाज़ में क्या है ये फ्री होकर वर्क कर पाएँ। इसके लिए क्या है 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर रहता है तो आप पूछ सकते हैं, फ्री फील टू आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।